तुम्हारा अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है, उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता कार्यक्रम में। तरबूज की खेती से होगा अधिक मुनाफा। पपीते की उन्नत किस्में और रोपाई पर तकनीकी सलाह। प्रदेश के जिन किसान भाइयों की रबी की फसल की कटाई के बाद खेत खाली होने वाले हैं, ऐसे में किसान तरबूज की खेती करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तरबूज की खेती की खास बात यह है कि इसे कम पानी, कम खाद और कम लागत में उगाया जा सकता है। वहीं बाजार में इसकी मांग होने से इसके भाव भी अच्छे मिलते हैं। तो किसान भाई, आप कैसे करें तरबूज की उन्नत तकनीक से खेती, इसके बारे में देखिए अन्नदाता की खास प्रस्तुति। तरबूज एक बेल वाली गर्मी के मौसम में उगाई जाने वाली कद्दू वर्गीय महत्वपूर्ण फसल है। इसकी खेती आर्थिक रूप से फायदेमंद मानी जाती है। तरबूजे की खेती के लिए अधिक तापमान वाली जलवायु सबसे अच्छी मानी जाती है। अधिक तापमान से फलों की वृद्धि अधिक होती है। बीजों के अंकुरण के लिए 22 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान अच्छा रहता है। बुआई के लिए उपयुक्त प्रजाति का चयन बाजार में मांग और उत्पादन क्षमता पर निर्भर करता है। तरबूज की प्रमुख किस्मों की बात करें तो उनमें प्रमुख हैं शुगर बेबी, अर्का मनिक, दुर्गापुर मीठा, NS 295 इत्यादि। आप इनमें से किसी भी किस्म का चयन करके बुआई कर सकते हैं। अब बात करें इसकी खेती के लिए मिट्टी की, तो रेतीली और रेतीली दोमट भूमि इसके लिए सबसे अच्छी रहती है। वही मिट्टी का pH मान 5.5 से 7.0 के बीच होना चाहिए। बता दें कि इसकी खेती अनुपजाऊ या बंजर भूमि में भी की जा सकती है। किसान भाइयों, खेत तैयार करने से पहले पलेवा करना जरूरी होता है और जब खेत में बतर आ जाए तब पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करनी चाहिए। इसके बाद देसी हल या कल्टीवेटर से जुताई की जानी चाहिए। खेत में पाटा चलाकर भूमि को समतल बना लेना चाहिए। किसान भाइयों, तरबूज की फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए खाद उर्वरकों का संतुलित मात्रा में उपयोग करना चाहिए। तो इसके लिए गोबर की खाद 20 से 25 ट्रॉली को खेत की तैयारी के समय अच्छी तरह से मिला देना चाहिए। इसके बाद नत्रजन 80 किलोग्राम, फास्फोरस 60 किलोग्राम और पोटाश 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से जरूरत होती है। तो फास्फोरस व पोटाश की पूरी मात्रा और नत्रजन की आधी मात्रा को भूमि की तैयारी के समय खेत में मिलाना चाहिए और शेष नत्रजन की मात्रा को बुआई के 25 से 30 दिन के बाद खड़ी फसल में प्रयोग करें।
तरबूज की उन्नत किस्मों के लिए बीज दर 2.5 से 3 किलोग्राम और संकर किस्मों के लिए 750 से 875 ग्राम प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होती है। बुआई के पहले बीज को कार्बेंडाजिम नामक फफूंदनाशक दवा 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के घोल में लगभग 3 घंटे तक डुबोकर उपचारित कर सकते हैं। उसके बाद उपचारित किए हुए बीजों को नम जूट बैग में 12 घंटे तक छाया में रखें, फिर खेत में बुआई कर सकते हैं। मैदानी क्षेत्रों में इसकी बुआई समतल भूमि में या डौलियों पर की जाती है, जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में बुआई कुछ ऊंची उठी क्यारियों में की जाती है। क्यारियां 2.50 मीटर चौड़ी बनाई जाती हैं। उसके दोनों किनारों पर पौधे से पौधों की दूरी 1.5 फीट रखते हुए 3 से 4 बीज बो दिए जाते हैं। थामलों की आपसी दूरी भूमि की उर्वरा शक्ति पर निर्भर करती है। वर्गाकार प्रणाली में 4 गुणा 1 मीटर की दूरी रखी जाती है। पंक्ति और पौधों की आपसी दूरी तरबूज की किस्मों पर निर्भर करती है। तरबूज की खेती में बुआई के करीब 10 से 15 दिन के बाद सिंचाई की जानी चाहिए। वहीं यदि आप इसकी खेती नदियों के किनारों पर कर रहे हैं तो सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी में पहले से ही नमी बनी हुई रहती है। इसके अलावा तरबूज की फसल में खरपतवार नियंत्रण का भी महत्वपूर्ण कार्य होता है। हालांकि मल्चिंग करके उठी हुई क्यारियों में बुआई की जाए तो खरपतवार काफी हद तक कम होते हैं। फिर भी खरपतवार नियंत्रण के लिए ब्यूटाक्लोर नामक रसायन की 2 लीटर मात्रा को 500 लीटर पानी में घोलकर फ्लैट फैन नोजल स्प्रेयर से अंकुरण से पूर्व छिड़काव करें। इसके अलावा खड़ी फसल में खरपतवारों के नियंत्रण के लिए तरबूज की फसल में समय समय पर निराई गुड़ाई कर फसल को खरपतवारों से मुक्त रखना चाहिए, जिससे फसल का उचित विकास होता है और उत्पादन अधिक मिलता है। किसान भाइयों, इन बताई गई बातों को ध्यान में रखते हुए यदि आप गर्मी के मौसम में तरबूज की खेती करते हैं तो आपको अच्छे उत्पादन की प्राप्ति होगी। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। इंदौर के भंवरकुआं क्षेत्र के टायर गोडाउन में लगी आग। एप्पल हॉस्पिटल और पेट्रोल पंप के पीछे दूर तक दिखाई दी लपटें। आग बुझाने में जुटी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। शिवपुरी में माधव नेशनल पार्क लाया गया बाघ। सतपुड़ा से लाया गया बाघ। आज 3 बाघों को पार्क में छोड़ने का कार्यक्रम। 30 से अधिक संख्या में बनाए गए बाघ मित्र। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। पपीता के बाग हमारे राज्य में आमतौर पर जहां तहां देखे जा सकते हैं और जैसा अभी इसकी रोपाई का सही समय चल रहा है तो जो किसान इसका नया बाग लगाना चाहते हैं वे इसकी उन्नत कौन कौन सी किस्मों का चयन करें और पौध रोपाई करते समय किन किन बातों पर विशेष ध्यान दें, इस बारे में अपने सुझाव दे रही हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर ममता कुमारी। जैसा कि हम जानते हैं, पपीता को हम 3 साल में 3 बार लगा सकते हैं। गर्मा के लिए अभी लगाते हैं, खरीफ के लिए जून में लगाते हैं और रबी में हम सितंबर अक्टूबर में लगाते हैं, जिसके लिए नर्सरी हमको तैयार करना होता है। गर्मा में लगाने के लिए हम नर्सरी तैयार करते हैं दिसंबर जनवरी में। दूसरा चीज़ है कि पपीता की बहुत सारी प्रजातियां हैं, जैसे पूसा नन्हा है, पूसा ड्वार्फ है, पुणे सिलेक्शन 1, 2, 3 है, कोयम्बटूर सीरीज है, रेड लेडी 786 रेड बेबी पर भी जा रहे हैं। लेकिन हम किसान भाइयों को बोलेंगे कि उनके यहाँ जो पपीता अच्छा कर रहा है उस पपीता के बीज को भी आप वो लगा करके अपना पौधा तैयार कर सकते हैं। पपीता पोषक तत्वों से भरपूर, अत्यंत स्वास्थ्यवर्धक, जल्दी तैयार होने वाला फल है। पपीते का पके तथा कच्चे रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका आर्थिक महत्व ताजे फलों के अतिरिक्त
पपेन के कारण भी है, जिसका प्रयोग बहुत से औद्योगिक कामों में होता है। इसलिए पपीते की खेती की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये हमारे देश का 5वां लोकप्रिय फल है। अभी जिन किसान भाइयों ने अपना पौधशाला तैयार कर रखा है, उन किसान भाइयों को अभी उसके लिए गड्ढे की खुदाई करनी चाहिए। पपीता लगाने के लिए किसान भाइयों को 2 घन फीट का गड्ढा करें। 2 घन फीट के गड्ढा करने के उपरांत में 6 इंच की जो ऊपर वाली मिट्टी है उसको अलग रखें और 6 इंच के नीचे की मिट्टी है उसको वो अलग रखें। गड्ढे को कुछ दिन खुला छोड़ दें ताकि गड्ढे के अंदर जो भी उसका कीट है, फफूंद है, वो धूप में लग करके कुछ न कुछ समाप्त होगा। जो क्षेत्र है पपीता को मुख्यतः हम लोग 2 गुना 2 मीटर पर लगाते हैं, लेकिन हम पपीता को 1 गुना 1.8 मीटर इंटू 1.8 मीटर पर भी लगा सकते हैं। अगर हम पपीता को 2 गुना 2 मीटर पर लगाते हैं तो हमारा 1 हेक्टेयर में लगभग 2500 पौधा आता है। लेकिन अगर हम 20 सेंटीमीटर घटाते हुए 1.8 गुना 1.8 मीटर पर लगाते हैं तो पपीता का पौधा लगभग हमारे यहाँ 586 पौधा बढ़ जाता है। 3086 पौधा प्रति हेक्टेयर हो जाता है। तो अगर प्रति हेक्टेयर इतना पौधा हो जा रहा है, 586 पौधा का हमको लाभ प्राप्त हो रहा है उसी प्रबंधन में, तो किसान भाइयों को इसके सघन की तरफ बढ़ना चाहिए। पौध लगाने से पहले खेत की अच्छी तरह तैयारी करके खेत को समतल कर देना चाहिए ताकि पानी भर ना सके। जब पौधे 20 से 25 सेंटीमीटर के हो जाते हैं तो पहले से तैयार किए गए पौधों को 2 से 3 की संख्या में प्रत्येक गड्ढे में 10 सेंटीमीटर के फासले पर लगा देते हैं। पौधे लगाते समय इस बात का ध्यान रखते हैं कि गड्ढे का ढाल पौधे की तरफ हो। पौधे लगाने के बाद सिंचाई कर लेना चाहिए। उसके उपरांत कुछ दिन खुला छोड़ने के बाद जो आपने नीचे की मिट्टी निकाली है उसमें आप कम से कम उसमें 2.5 kg कंपोस्ट मिलाएं, उसमें 50 ग्राम DAP मिलाएं, 50 ग्राम पोटास मिलाएं और कार्बनडाजिम भी मिला सकते हैं, डाइथेनियम 45 भी मिला सकते हैं, या आप कुछ दिन 2-3 दिन विलम्ब से उसमें ट्राइकोडर्मा विरिडी भी मिला सकते हैं। जो कंपोस्ट वाली मात्रा है उसमें ट्राइकोडर्मा विरिडी मिला दें और कुछ दिन रुक करके इसको पूरे को मिक्सचर को मिला करके गड्ढे की भराई कर दें। नीचे वाली मिट्टी को, जो ऊपर 6 इंच का जो मिट्टी निकला था उसको नीचे डाल दें और ऊपरी भाग में मिट्टी, बाद में जो मिट्टी निकला है 6 इंच के बाद का मिट्टी जिसमें आपने खाद डाला है, उर्वरक डाला है, उस मिट्टी को ऊपर में डाल दें। अब आप इसको बढ़िया से गड्ढे को पटा दें। पानी से पटाने के कारण मिट्टी को स्वतः जब बैठता है ना, तो जब पौधा लगाते हैं उसमें तो मिट्टी उसका भरभराता नहीं है, गिरता नहीं है, जिसके कारण पौधा बीच वाले अवस्था में टेढ़ा नहीं होता है। शाम के समय में आप पपीता का पौधा लगाएं। पपीता जल्द फल देना शुरू कर देता है, इसलिए इसे अधिक उपजाऊ भूमि की जरूरत है। अच्छी फसल के लिए 200 ग्राम यूरिया, 250 ग्राम फास्फोरस और 500 ग्राम पोटाश प्रति पौधा की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त प्रतिवर्ष प्रत्येक पौधे को 15 से 25 किलोग्राम गोबर की सड़ी खाद, 1 किलोग्राम हड्डी का चूरा और 1 किलोग्राम नीम की खली की जरूरत पड़ती है। पपीता का पौधा लगा करके उसमें हल्की हल्की सिंचाई करें, हल्की हल्की सिंचाई करते रहें। जब पपीता के पौधे में ग्रोथ आना प्रारंभ, जब बढ़वार आना प्रारंभ हो जाता है, लगता है कि पौधा मेरा लग गया है, तब उसमें थोड़ा थोड़ा, एकदम थोड़ी मात्रा में आप उसमें 10 ग्राम यूरिया, 50 ग्राम कंपोस्ट और थोड़ा सा जो मुर्गी का खाद होता है 1-2 चम्मच मिला करके एक मिक्सचर तैयार करें और उस मिक्सचर को आप 15-15 दिन के अंतराल पर आप अपने पपीता के पौधा में देते रहें। दिसंबर से जनवरी माह में उर्वरक नहीं डालें, क्योंकि इस समय प्रदेश में तापमान काफी कम होता है और जाड़े में पौधों की वृद्धि रुक जाती है। पपीता में नियंत्रित परागण के अभाव होता है, एक ही किस्म में विभिन्नता पाई जाती है, इसलिए फूल आने से पहले नर और मादा पौधे का अनुमान लगाना कठिन होता है। ऐसे में फूल आने के बाद केवल 10% नर पौधों को छोड़कर सभी नर पौधों को निकाल दें और उनकी जगह नए पौधे लगा दें। पानी के प्रति बहुत ही सेंसिटिव होता है। बहुत ज़्यादा पानी पड़ने से पपीता को मरने की संभावना है। हल्का पटवन लें, लगातार उसमें खाद उर्वरक आप देते रहें। 15 दिनों के अंतराल पर आपका फसल
बढ़िया से चलेगा, अच्छा से चलेगा। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। इंदौर के भंवरकुआ क्षेत्र के टायर गोडाउन में लगी आग एप्पल हॉस्पिटल और पेट्रोल पंप के पीछे दूर तक दिखाई दी लपटें। आग बुझाने में जुटी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। शिवपुरी में माधव नेशनल पार्क लाया गया बाघ, सतपुड़ा से लाया गया बाघ। आज 3 बाघों को पार्क में छोड़ने का कार्यक्रम। 30 से अधिक संख्या में बनाए गए बाघ मित्र। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। अरहर की खेती प्रदेश के सभी क्षेत्रों में की जाती है और किसान इसकी फसल लगाकर अच्छा लाभ भी कमाते हैं। लेकिन कभी कभी फसल में कीट और रोगों के प्रकोप से फसल खराब हो जाती है, जिससे अरहर के उत्पादन में कमी होने लगती है और किसानों को आर्थिक नुकसान होता है। तो आपके सामने इस तरह की समस्या ना आए, इसके लिए आप कीट और रोग नियंत्रण कैसे करें, इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के डॉक्टर SB अग्रवाल। जिन किसान भाइयों ने अपने खेत में बरसात के मौसम में अरहर की बुनी की थी, तो समस्याएं उसके साथ में बहुत सारी होती हैं। दूसरी अवस्था यह है कि इसमें अभी की अवस्था में पौधे सूखने, जो उगरा की समस्या है, वो देखने को मिलती है। तो हमें वास्तव में जब बोनी करते हैं उस समय ही अरहर की बोनी के समय हमें विशेष तौर से कई बातों का ध्यान रखना चाहिए। किसान भाइयों, अरहर की फसल को उकठा रोग द्वारा अधिक हानि पहुंचाई जाती है, क्योंकि यह रोग फ्यूजेरियम नामक कवक से फैलता है। रोग के लक्षण साधारण तौर पर फसल में फूल लगने की अवस्था पर दिखाई पड़ते हैं, जिसकी वजह से पौधे बड़ी तेजी से सूखने लगते हैं और देखते ही देखते यह रोग पूरे खेत में फैल जाता है। यदि आपकी फसल में इस रोग का प्रकोप हो रहा है तो इसके नियंत्रण के लिए सबसे पहले आप रोग ग्रसित पौधों को उखाड़कर नष्ट करें। इस बीमारी से बचने के लिए रोग रोधी जातियां जैसे JKM 189, C11, JKM 7, BSMR 853, आशा आदि का चयन करें। साथ ही साथ बीज का उपचार भी करना अत्यंत आवश्यकता है, जिसमें बाजार में कार्बोक्सिन और थायरम का मिश्रण जो आता है उसका 1.5 ग्राम दवा प्रति किलो बीज के हिसाब से हमें उपचार करने से, और अगर संभव हो सके तो मिट्टी का भी उपचार हमें ट्राइकोडर्मा विरिडी और गोबर की 50 किलो गोबर की खाद 2 किलो ट्राइकोडर्मा विरिडी लेकर मिश्रित कर उसको खेत में डालने से जमीन के अंदर इस फफूंद की जो बढ़वार है उसको रोक देती है और फसल पर इसका प्रकोप नहीं होता। यह अरहर में एक विशेष तौर से जहाँ फलियाँ नहीं आती हैं, पत्तियाँ छोटी हो जाती हैं, जिसमें झकड़ा टाइप का बन जाता है और जिसमें फूल नहीं आते, बांझपन जहाँ पैदा हो जाता है, इसका भी हमें अरहर की फसल में विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए हमें फूल आने से पहले यदि इस प्रकार के कोई लक्षण दिखाई देते हैं, पत्तियां छोटी दिखाई देती हैं, पीलापन आ जाता है, शाखाओं की संख्या हल्की हल्की छोटी छोटी शाखाएं ज़्यादा हो जाती हैं, वहाँ पर कीटनाशक उस पौधे को तो निकाल कर हमें अलग कर देना ही चाहिए, परंतु और फसल को बचाने के लिए हल्की एक सिस्टमिक कीटनाशक दवा जिसमें मेटासिस्टॉक्स है, जो कि दोनों तरीके से, और नहीं है तो इमिडाक्लोरपिड, थायोमेथ्रोक्सिम, इनका हम स्प्रे कर दें तो हमारे ये चूँकि एक वायरस की बीमारी है, जो कि एक कीड़े के द्वारा, छोटे छोटे कीड़े जिसमें
सफ़ेद कीड़े जैसिड और एफिड से होता है, जैसिड से होता है, तो इसको नियंत्रण कर सकते हैं और हमारी फसल में होने वाले नुकसान को हम कम करते हुए सुरक्षित उपज प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ अभी की जो अवस्था है उसमें फली आने की अवस्था होती है और फली में दाना भर रहा होता है। उस समय चूँकि ये स्वादिष्ट होती है, इसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, तो कीड़े का प्रकोप जल्दी होता है। इसके अलावा अरहर की फसल में जैसिड और सफेद मक्खी नामक रस चूसक कीटों का भी प्रकोप होता है। यह कीट फसल की पत्तियों और कोमल टहनियों और फूलों से रस चूसकर नुकसान तो पहुंचाते हैं ही साथ यह कीट विषाणु जनित रोगों को भी फैलाने का काम करते हैं। इसलिए आप इनके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा को 3 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। जो फसल लगी हुई है उसमें दाना बनने की स्थिति में एक मक्खी का प्रकोप होता है, जिससे कि वो उसके जो बीज बनने की अवस्था में अपने सूंडी को प्रवेश करके उसके रस को चूस लेती है और यथास्थिति उसमें दाने का निर्माण नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में हमें उनको नियंत्रित करना अत्यंत आवश्यक होता है। ये नियंत्रण के लिए जैसा बाजार में कई प्रकार की जो कीटनाशक दवाएं हैं जो कि इस कीट को नियंत्रित कर सकती हैं, उनमें मुख्य रूप से थायोमेथोक्सिम आता है जो 70WP के नाम से बाजार में मिलता है। दूसरी चीज़ है इमिडाक्लोप्रिड जो 17.8% की होती है। इसका भी अगर हम स्प्रे करते हैं तो इन मक्खी या इस कीट को नियंत्रण करने में हमें सुविधा होती है और हमारी फसल सुरक्षित रह सकती है। और आइए अब जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम रोली, जिला मंदसौर के कृषक सुजीत आर्य ने। ये हाइड्रोपोनिक्स तकनीक से हरा चारा उगाने के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो सुजीत आर्य जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। भारत दुनिया में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करता है। ऐसे में पशुओं के लिए हरे चारे का प्रबंध करना काफी चुनौतीपूर्ण काम है, खासकर उन इलाकों में जहां पानी की उपलब्धता और मिट्टी का उपजाऊपन कम हो। इस बार प्रदेश का अधिकांश रकबा सूखे की चपेट में है। इन जगहों पर पशुपालन कर आजीविका चलाने वाले लोगों के सामने पशुओं के लिए हरे चारे को उगाना काफी महंगा साबित हो रहा है। लेकिन अब देश में आधुनिक विधि से हरा चारा उत्पादन की तकनीकों का प्रचलन शुरू हुआ है। यह हमारे यहाँ कोई नई शुरुआत नहीं है। इसके लिए वैज्ञानिक पिछले कई वर्षों से सतत प्रयास कर रहे हैं। इस आधुनिक विधि का नाम हाइड्रोपोनिक विधि है। केवल पानी में या फिर बालू अथवा कंकड़ों के बीच नियंत्रित वातावरण और जलवायु में बिना मिट्टी के पौधे उगाने की तकनीक को हाइड्रोपोनिक कहते हैं। हाइड्रोपोनिक्स में पौधों और चारे वाली फसलों को नियंत्रित परिस्थितियों में 15 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान पर लगभग 80 से 85% आर्द्रता में उगाया जाता है। हाइड्रोपोनिक विधि से चारा उगाने की तकनीक। इस विधि में चारा उगाने के लिए एक ऐसे कमरे की जरूरत होती है जिसमें आर्द्रता और तापमान में बदलाव किया जा सकता है। इस विधि के तहत प्लास्टिक के एक ट्रे में, जिनकी माप 2 फीट गुणा 1.5 फीट गुणा 3 इंच होती है। इस विधि से हरे चारे को तैयार करने के लिए सबसे पहले मक्का, ज्वार और बाजरा के दानों को 24 घंटे के लिए पानी में भिगोकर रखा जाता है। इसके बाद जूट के बोरे में ढककर अंकुरण के लिए रखा जाता है। बीजों से अंकुरण निकलने के बाद इसे ट्रे में बराबर मात्रा में फैलाया जाता है। प्रत्येक ट्रे में 1 किलो सूखे बीज रखते हैं। प्रारंभ में जमे बीजों पर लगातार पानी का छिड़काव करते हैं। इसमें चौथे से 10वें दिन तक इसमें वृद्धि होती है। इस दौरान ट्रे में 7 दिनों तक फव्वारा के द्वारा दिन में 8 से 10 बार सिंचाई की जाती है। 10वें दिन एक ट्रे में लगभग 8 से 10 किलो तक हरा चारा तैयार हो जाता है। चारे की हाइट भी 6 से 8 इंच तक की होती है। इस विधि से तैयार चारे को 15 से 20 किलो तक दूध देने वाले पशुओं को खिलाया जा सकता है। पशुओं को खिलाने से दूध उत्पादन में 15 से 20% तक की वृद्धि के साथ ही दूध में वसा की 10 से 15% बढ़ोतरी होती है। किसान हरा चारा उगाने वाली मशीन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं जो कि बिजली से चलती है और इस मशीन में तापमान और आर्द्रता स्वतः ही नियंत्रित होते हैं।
ये थोड़ी महंगी आती है लेकिन पशुपालकों के लिए काफी उपयोगी होती है, खासकर उन किसानों के लिए जिनके पास चारे को उगाने के लिए पर्याप्त जमीन और पानी की कमी होती है। इस विधि में चारा उगाना काफी आसान है। किसानों को केवल चारा उगाने के लिए बीज और ट्रे को रखने के लिए रैकों को बनाने की जरूरत पड़ती है, साथ ही एक कमरा जिसमें इन रैकों को रखा जाता है। कमरे में आमतौर पर तापमान 15 से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। वैसे चारे के प्रकार पर भी ये निर्भर करता है। उसी प्रकार कमरे में 80 से 85% आर्द्रता बनाए रखना चाहिए। अगर आर्द्रता अधिक होती है तो पौधे गलने लगते हैं और कम होगी तो पौधों की बढ़वार रुक जाएगी। अब आइए एक नजर डालते हैं इस विधि चारा उगाने के लाभों पर। तो इस विधि द्वारा पानी की बचत होती है, साथ ही किसान कम मेहनत में पशुओं के लिए हरा चारा का उत्पादन कर सकते हैं। जहां वर्षा बहुत कम होती है, ऐसी जगहों पर यह विधि काफी हद तक कारगर साबित होती है। हरा चारा दूध में पोषकता बढ़ाने के लिए उपयोगी है, जिसके द्वारा दूध में असंतृप्त वसा, वसीय अम्लों, विटामिन की मात्रा बढ़ती है। इस तकनीक से गेहूं जैसे अनाजों की पौध 7 से 8 दिन में तैयार हो सकती है, जबकि सामान्यतः इनकी पौध तैयार होने में 28 से 30 दिन लगते हैं। मक्के से तैयार किए गए हाइड्रोपोनिक्स चारे से संबंधित प्रयोगों में पाया गया है कि परंपरागत हरे चारे में क्रूड प्रोटीन 10.70% होती है, जबकि हाइड्रोपोनिक्स हरे चारे में क्रूड प्रोटीन 13.6% होती है। लेकिन परंपरागत हरे चारे की अपेक्षा हाइड्रोपोनिक्स हरे चारे में क्रूड फाइबर कम होता है। हाइड्रोपोनिक्स हरे चारे में अधिक ऊर्जा, विटामिन और अधिक दूध का उत्पादन होता है और पशुओं की प्रजनन क्षमता में भी सुधार होता है। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 5011512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है p18annadata.mp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088926163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।